नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ज्योग्राफी की अपनी क्लासें चल रही है, बड़ी महत्वपूर्ण क्लासें हैं। वर्तमान में जो आरपीएससी और आरएसएसबी जिस पैटर्न पे एग्जाम ले रही है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण सिलेबस आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी साथी जुड़े हो, सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको अन्य साथियों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आज अपन देखने वाले हैं, मुख्य रूप से अपना जो टॉपिक चल रहा है साथियों वो है वायुमंडल की संरचना। तो उसमें इसका एक पार्ट अपन देख लिया था, पार्ट 2 इसका अपन देख लेंगे, यानी इसका पार्ट 2 आज अपन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका अपन ने देख लिया, जिसके अंदर अपने क्षोभ मंडल जिसको परिवर्तन मंडल कहा जाता है, जिसमें अपने समताप मंडल जिसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, तीसरा मध्य मंडल। ये तीन भाग विस्तार से अपन ने देख लिए। उसमें कितना तापमान रहता है, कितनी ऊंचाई प्रत्येक मंडल की होती है, क्या उनकी विशेषता है। आज अपन देखते हैं आयनोस्फीयर या आयन मंडल। तो आयन मंडल के बारे में जानते हैं कि ये जो मंडल है इसकी ऊंचाई मुख्य रूप से कहां तक होती है। तो यदि इसकी ऊंचाई अपन देखते हैं, आयनोस्फीयर जो होता है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर से लेकर के और 460 किलोमीटर तक का वाला ये भाग है, ये मुख्य रूप से आयन मंडल के नाम से पुकारा जाता है। और इस भाग की मुख्य विशेषता है कि इसको पुनः 4 भागों में बांटा जाता है, डी, ई, एफ और जी। डी, ई, एफ, जी की अपनी अपनी विशेषता है, विस्तार से अपन जानेंगे। इस मंडल के बाद में तापमान न्यूनतम होकर के आयनोस्फीयर के बाद में तापमान तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें न्यूनतम तापमान कितना रहता है, यानी जो मध्य मंडल है मेसोस्फीयर जो है उसकी ऊपरी सीमा पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है। ठीक आयनोस्फीयर जो है उसके स्टार्टिंग में उसकी जो सीमा है, मध्य सीमा जिसको अपन कहते हैं, इसके ऊपरी भाग में जहां से आयनोस्फीयर शुरू होता है वहां से इसका तापमान जो है -80 के आसपास में रहता है। फिर वहां से तापमान में उत्तरोत्तर वृद्धि शुरू हो जाती है। तो तापमान गिरने की प्रवृत्ति यहां तक ही पाई जाती है, लगभग 460 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो यह भाग बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो रेडियो तरंगे होती है मुख्य रूप से उन रेडियो तरंगों का पुनः परावर्तन करती है ये परत। रेडियो जो चुंबकीय तरंगे होती है उसमें जो डी है वो लघु तरंग है, उनका परावर्तन कर देती है। मध्यम और जो उच्च तरंगे होती है उसका परावर्तन मुख्य रूप से ई और एफ कर देती है। जी के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो प्रत्येक की बारी बार से अपन चर्चा करते हैं कि आयनोस्फीयर है क्या, इसमें इसका नाम आयन मंडल क्यों पड़ा, क्या इसकी विशेषता है, आदि आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो हो जाओ तैयार इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। इन्हीं भावों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं विचारों के साथ में, इसी एक जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफानों में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, तो तय कर लिया है जिंदगी में सफल होना है, तो फिर देर किस बात की। तो आयनोस्फीयर की अपन चर्चा करते हैं। तो ये आयन मंडल जो है यह मुख्य रूप से मध्य मंडल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई वाले भाग को मुख्य रूप से कहा जाता है। ठीक है, ये भाग आयन मंडल कहलाता है। इस मंडल को पुनः डी, ई, एफ और जी इन 4 परतों में बांटा गया है। 4 परतें इसकी डी, ई, एफ, जी उप विभाजन किया गया है। इस परत में विद्युत आयन पाए जाते हैं और ये विद्युत आयन क्या करती है, रेडियो जो तरंगे होती है उनका परावर्तन मुख्य रूप से करती है। तो मैंने भी कहा था डी जो परत है वो लघु तरंगों का परावर्तन करती है ना। प्रत्येक तरंग की बारी बारी से अपन देखते हैं उनकी क्या विशेषता है। सबसे पहले डी परत जो इसकी है, इस परत का विस्तार 80 से 99 किलोमीटर तक माना जाता है, 80 से 99। हालांकि कई जो विद्वान है इसमें इसको 66 किलोमीटर से 90 किलोमीटर भी इसको मानते हैं, 96 किलोमीटर तक भी मानते। कई बुक्स में ये भी आता है क्योंकि एक अपन कहें तो किसी लेयर की सीमांकित करना, क्योंकि दोनों के बीच में एक संक्रमित क्षेत्र होता है ना, जहां नीचे वाली लेयर जो है उसकी विशेषताएं कम, ऊपर वाले की थोड़ी कम, दोनों का मिक्सर मिलता है। तो कई बुक्स में यह भी आता है कि 66 किलोमीटर से लेकर के 96 किलोमीटर के बीच तक का ये भाग है वो डी कहलाता है। फिर भी
सविंदर सिंह जो है उन्होंने अपने भौतिक भूगोल जो है उनका जो फिजिकल जियोग्राफी उसके अंदर वो बताते हैं कि 80 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग जो है उसको डी परत कहा जाता है। आयन मंडल का ये डी भाग है। इस परत में न्यून आवर्ती वाली तरंगों का परावर्तन होना है, तो इसमें लघु तरंगे जो होती है, लघु रेडियो तरंगे होती है, उनका मुख्य रूप से क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है ना, तो लघु तरंगों का परावर्तन होता है। मध्यम व उच्च आवर्ती वाली तरंगे है, यह परत क्या करती है, शोक लेती है, उनका परावर्तन वापिस नहीं करती, यानी वो तरंगे है वहीं उसी भाग में नष्ट हो जाती है। बाकी जो लघु तरंगे आवर्ती वाली जो तरंगे होती है उनका पुनः किशोर अपनी ओर परावर्तन हो जाता है। ठीक है ना, तो ये डी परत है। इसमें बारे में यदि पूछेंगे तो इसकी ऊंचाई तो 80 से 99 किलोमीटर के आसपास में, और यदि पूछे कि ये किन तरंगों को परावर्तित करती है, किन को शोक लेती है, तो मुख्य रूप से ये लघु जो तो न्यून आवर्ती वाली तरंगे होती है, लघु तरंगे होती है, उनका परावर्तन करती है, और मध्यम जो उच्च आवर्ती वाली तरंगे होती है उनको यह शोक लेती है। उसके बाद में आती है अगली परत। तो इसमें यदि हमें इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो किस प्रकार से हम आयनोस्फीयर है उसको अपन लेंगे। तो आयनोस्फीयर मुख्य रूप से है, मैंने कहा कि धरातल से ऊपर वाला वह भाग जहां पे मुख्य रूप से सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, उसके बाद में मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल। तो आयन मंडल को मैंने कहा कि आपको ये सबसे पहले शून्य, उसके बाद में किलोमीटर ऊंचाई के अंदर लेते हैं, तो इसको यदि अपन 8 ले लें ध्रुवों की, और इसको 50 ले लेंगे, इसको 80 ले लेंगे, तो 80 से लेकर के 460 किलोमीटर तक का जो भाग है आयनोस्फीयर कहलाता है मुख्य रूप से। इसके पुनः अपन यदि भाग करते हैं तो इसको पुनः अपन 4 भागों में मुख्य रूप से बांटते हैं। तो 4 भाग कौन कौन से करते हैं, पहला इसको अपन डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, इसके ऊपरी भाग वालों एफ कह देते हैं, इसके ऊपरी वाला भाग जो क्या कहलाता है, जी कहलाता है। तो इस भाग को यदि मैं कह दूं कि यह पहले वाला भाग है, इसको अपन डी कह देंगे, इसको डी ई कह देंगे, इसको एफ कह देंगे, और इसको जी कह देंगे। ठीक है, ये 4 परतें मुख्य रूप से इस भाग के अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, इसको यदि हम अलग कर दें, थोड़ा सा अलग अलग कलर से दिखा दें कि ये मान लेते हैं अपने डी परत हो गई, उसके बाद में ये वाली परत है ई परत हो गई, उसके बाद में ये वाली परत है वो एफ परत हो गई, इसके बाद में ये वाली परत है वो जी परत हो गई। इस प्रकार से ये जो आयन मंडल है उसकी प्रमुख परतें पाई जाती। तो यहां से यहां तक मुख्य रूप से क्या है, आयन मंडल। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि जो डी परत है ये क्या करती है, मुख्य रूप से यहां जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो क्या करते हैं, रेडियो की जो तरंगे मुख्य रूप से होती है, कौन सी, लघु आयाम वाली तरंगे जो होती है, उन लघु आयाम वाली जो तरंगों को यह मुख्य रूप से क्या करती है, परावर्तित कर देती है। तो यहां से जो भी लघु आयाम वाली तरंग आती है उन तरंगों को यह मुख्य रूप से क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है ना, कौन सी परत है, डी परत। तो ये इन तरंगों को वापस क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। कौन सी तरंगों को, लघु आयाम वाली तरंगों को परावर्तित कर देती है। तो ये मान लिया इसको वापस अपनी ओर भेज देती है, इससे टकरा करके ये लघु तरंगे जो है, लघु तरंगे का परावर्तन। ठीक है, कौन सी परत करती है, डी परत करती है। ये कौन सी वाली है, डी वाली। ठीक है, डी परत, जिसको अपन कितना मानते हैं, लगभग 80 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई तक मुख्य रूप से इसको माना जाता है। तो इसकी यदि मैं ऊंचाई यहां लिख दूं तो इसको मान लेते हैं कि यह 99 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वाली परत है। ठीक है, उसके बाद में जो ई परत है, अब ये क्या करती है, ये मध्यम जो तरंगे होती है उनका परावर्तन करती है, मध्यम और उच्च। ठीक है, डी और एफ दोनों की बात कर लेंगे अपन। तो यहां से अपन एक विभिन्न कलर ये ले लेते हैं इसके लिए। तो ये दोनों डी और एफ क्या करती है, लघु और मध्यम दोनों तरंगे यहां काम नहीं करती, उच्च और मध्यम तरंगे जो होती है उनका यह पुनः परावर्तन कर देती है। ये देखो, ये पुनः किन तरंगों का परावर्तन कर रही है, डी और एफ। तो ये तरंगे अपन मान लेते हैं दोनों परतें, ये दोनों परतें हैं जो इस परत का परावर्तन करती है, जिसको अपन बोलते हैं
मध्यम व दीर्घ तरंग का परावर्तन। ठीक है, तो ये कौन सी परत मुख्य रूप से करती है, आपको समझ में आया होगा। ये दोनों वाली परत कौन सी, एक तो डी, एक ई, सॉरी माफ कीजिएगा, डी और ई और एफ, ये वाली, ठीक है ना। तो इसको भी हटाना पड़ेगा भाई। तो ये होगी अपनी ये वाली, ये दो परतें ई और एफ। ठीक है, तो ये क्या करती है, मध्यम और दीर्घ तरंगों का परावर्तन कर देती है। उसके बाद में जो लेयर बचती है अपनी ई, तो इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है भाई। किन तरंगों के बारे में है ये, है ना, अधिक जानकारी अपने पास में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। विभिन्न बुक्स पढ़ी मैंने, बहुत सारी बुक्स पढ़ करके आप तक की जानकारी में पहुंचा रहा हूं। फिर आती है 99 से ई परत, जो सेकेंड परत आती है, तो इसके बारे में पढ़ लें। इसमें क्या है मुख्य रूप से, जो ई परत है इसका विस्तार 99 से 130 किलोमीटर है। कितना है, 99 से 130, जो मध्यम व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को वापस परावर्तित कर वापस पृथ्वी पर भेज देती है। इसकी उत्पत्ति सोरिक प्रवेगनी फोटॉन का नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया से होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, डी ई एफ तीनों परतें हैं वो दिन में उपलब्ध होती है। ठीक है ना, तो इसमें लिखा है कि सूर्य की पराबैंगनी फोटॉन का नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अणुओं के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब ई परत का प्रादुर्भाव होता है। तो सौरिक विकिरण, पराबैंगनी किरणें और सौरिक प्रकाश में जब ये उत्पन्न होती है, इसका मतलब ये दिन में होती है। तो दिन के समय उपलब्ध, दिन के समय उपलब्ध, और रात के समय ये परत जो है मुख्य रूप से क्या है, लुप्त हो जाती है। कौन सी, डीई परत जो है दिन के समय ही उपलब्ध रहती है और रात के समय ये अनुपलब्ध होती है। ई परत की बात करें और डी की बात करें ये भी, और जो डी ई और एफ परत है वो भी दिन के समय, तीनों परतें दिन के समय उपलब्ध रहती है। ई परत का दूसरा भाग E2 है, जिसका निर्माण सौरिक पराबैंगनी किरणों की अभिक्रिया का ऑक्सीजन के साथ में, रासायनिक प्रक्रिया के साथ में होता है। तो जब E2 की बात आ जाए, इसका उपभाग है E1 और E2, इसको दो भागों में बांट दिया। तो इसका प्रादुर्भाव कैसे होता है, तो सूर्य की जो किरणें आती है वो जब ऑक्सीजन के अणुओं के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करती है तब इस परत का प्रादुर्भाव होता है। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश के साथ में ऑक्सीजन के अणु है उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये भी कब पैदा होती है मुख्य रूप से, तो ये भी दिन में, केवल दिन में उपलब्ध होती है, दिन में उपलब्ध। ठीक है, तो ये भी सिर्फ केवल दिन में उपलब्ध रहती है E2। तो E उसके बाद में दूसरी अगली परत आती है, उसका नाम है F। तो इस परत को भी पुनः दो भागों में बांटा गया है, F1 और F2। F परत के भी 2 पार्ट है, F1 और F2। अब ये तीसरी परत आ गई ना, DEF। किसकी बात कर रहे हैं, आयनोस्फीयर की बात कर रहे हैं। यह परत 150 से 380 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाई जाती है, 150 से 380। इस परत में भी मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तन होता है। तो समझ गए, यह तरंग भी मध्यम और उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का पृथ्वी की ओर वापस परावर्तन कर देती है। थोड़ा स्पीड से चलना होना ठीक नहीं है। इसको ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर एडवर्ड विक्टर एप्लेटन के नाम पर एप्लेटन परत भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अध्ययन सबसे पहले ब्रिटिश एडवर्ड विक्टर जो विज्ञानी है, भूविज्ञानी था, मुख्य रूप से भौतिक विज्ञानी था, उसने पता लगाया, इसकी जानकारी हासिल की। किसकी परत की बात करें अपन, DEF की। तो एफ परत के बारे में, इस कारण से इसको एप्लेटन परत भी कहा जाता है। एप्लेटन, समझ गए। तो किस परत को एप्लेटन परत कहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, एफ जो परत है उसको एप्लेटन कहा जाता है। किसके नाम पर, तो ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी सर एडवर्ड विक्टर एप्लेटन के नाम पर इसका नाम एप्लेटन परत पड़ा है। ठीक है ना, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसमें यदि अपन डायग्राम देखेंगे, किस परत की अपन चर्चा कर रहे थे, तो हम इसमें चर्चा कर रहे हैं आयनोस्फीयर जो है उसके अंदर मुख्य रूप से कौन सी परत अपन ने देख रहे हैं। यह पूरा का पूरा हम मान लेते हैं कि यहां से आयनोस्फीयर शुरू होता है और यह डी परत हो गई और ये ई परत हो गई, ये एफ परत हो गई। तो अपन सिर्फ अपन तो बात तो यहाँ एफ की कर रहे हैं, तो ये एफ मान लेते हैं। ठीक है, और एफ जो परत है
इसको एप्लेंटन परत भी कहा जाता है, और लगभग 150 किलोमीटर से 460 किलोमीटर तक यह परत है, इसका विस्तार पाया जाता है ना। 460 हम थोड़ा सा डाउट कैसे, 380 सॉरी, तो 150 से माफ कीजिएगा 380 किलोमीटर, 150 से 380 किलोमीटर, तो 380 किलोमीटर तक मुख्य रूप से यह परत है पाई जाती है। कौन सी? एफ परत, ठीक है ना। और इसके काम भी क्या है एफ परत का? यह मध्यम व दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है, मध्यम व दीर्घ तरंगों का परावर्तन, ठीक है। तो यह भी आप ध्यान रखोगे, यह एफ का ही काम है। एफ परत भी लघु, मध्यम और दीर्घ तरंगों का पुनः पृथ्वी की ओर रेडियो तरंगों का परावर्तन कर देती है। तो इसको अपन यदि इस रूप में देखें कि ये तरंगे इस रूप में यहां से दी जाती है वायुमंडल के अंदर, और वो वायुमंडल में जाकर के पुनः इस परत में जैसे जाती है, तो यहाँ जो भी आयन होते हैं वो इन परत तरंगों को वापिस टकरा करके वापिस पृथ्वी की ओर भेज देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो परत है वापिस इनको पृथ्वी की ओर भेज देती है। तो ये कौन सी तरंगे होगी? मध्यम व दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। तो इनका मुख्य रूप से क्या करती है? परावर्तन कर देती। समझ गए कौन सी परत है? एफ। किसकी भाग है? आयनोस्फीयर, आयन मंडल का। उसके बाद में आता है अंतिम परत है, उसका नाम है जी। इस परत का विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर, 640 तक की आयनोस्फीयर है तो पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो आयन परत जो है मुख्य रूप से उसके 4 भाग है। तो आयन परत एक जो भी लेयर अपनी है उसके मुख्य रूप से 4 भाग कर दिए अपने। एक का नाम डी, एक का नाम ई, एक का नाम एफ और एक का नाम जी। याद रह जाएगा। इसमें ये 3 परतें हैं, इसके बारे में विशेष जानकारी है कि ये केवल दिन में उपलब्ध रहती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि आजकल पेपर आरपीएससी जो पूछ रही है ना, बहुत विस्तार से पूछ रही है मेरे दोस्तों, इसने कोई सिंपली पूछ करके निकाल दिया, ऐसा नहीं है। दिन के समय उपलब्ध रहती है क्योंकि ये सूर्य प्रकाश के साथ में जब नाइट्रोजन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तब इन परतों का जो उद्भव होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये परतें हैं सिर्फ दिन में रहती है, रात के समय ये परतें विलुप्त हो जाती है। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है अगला बहिर्मंडल। आयनोस्फीयर के बाद में बहिर्मंडल शुरू हो जाता है, जो कि हम मान लेते हैं कि 480 से अनंत तक है, ये इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है। ये आयतन मंडल भी कहलाता है, इसको आयतन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। आयन मंडल के बाद में आयतन मंडल, इसकी सीमा 640 किलोमीटर से शुरू होकर के अनंत तक है, क्योंकि इसके बारे में आगे कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है तो इसको अनंत तक माना गया है। इस यहाँ पर घनत्व बहुत कम हो जाता है क्योंकि अपन जो बढ़ते हैं तो वायुदाब जो है वो गिरता है। भारी गैस धरातल के पास में पाई जाती है। अपन देखते हैं कि धरातल के पास में यदि अपन पहुंचते हैं तो यहाँ जो वायुदाब होता है 1013.25 मिलीबार होता है, और जो जो अपन ऊपर जाएंगे तो वायुदाब में प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार क्षोभमंडल में कम होता है। प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार वायुदाब कम होता है, समझ गए। तो ये दर पाई जाती है। तो वायुदाब पढ़ेंगे तो विस्तार से इस पर अपन चर्चा करेंगे क्यों कम हो जाता है, कैसे हो जाता है। लेकिन ये तो अपन ध्यान रखने योग्य बात है कि समुद्र तल पर जो वायुदाब होता है पृथ्वी पर वो 1013.25 मिलीबार होता है, लेकिन जो जो अपन क्षोभमंडल ऊपर जाएंगे तो प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार, 100 मीटर पर 10 मिलीबार वायुदाब जो है वो निरंतर गिरता है। इसका कारण यह है कि भारी गैसें कहां पाई जाती है? धरातल के नजदीक पाई जाती है, क्योंकि भारी गैसों को पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है, गुरुत्व बल है, वो अपनी ओर खींचता है, इस कारण से, ठीक है ना। अब जो बहिर्मंडल है इस भाग में तापमान अनंत हो जाता है, क्योंकि तापमान मैंने कहा कि यहां से बढ़ना शुरू हो जाता है, और आयनोस्फीयर के बाद में तापमान तेजी से बढ़ता है। यहां उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश व दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश से की घटनाएं देखने को मिलती है। अब उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश की प्रमुख घटनाएं क्या होती है ना, तो वो देखते हैं अपन। अरोरा बोरेलियस उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। अब यह मुख्य रूप से क्या है, क्यों यह चमकता उत्तरी ध्रुव है,
है ना। तो ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश की प्रमुख परिघटना है, वो है क्या, इसमें मैंने लिखा क्या है कि उत्तरी ध्रुव के पास रात के समय आकाश में दिखाई देने वाली प्राकृतिक रंगीन और प्रकाशमय घटना है। यह तब होती है जब सूर्य से आने वाली अवशोषित कण, सूर्य से आने वाले आवेशित कण यानी शोर पवन, आवेशित कण शोर पवन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा करके वायुमंडल की गैसों विशेषकर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से परस्पर क्रिया करते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में सौर पवन की क्रिया होती है तो मुख्य रूप से आर्कटिक जो क्षेत्र है, अलास्का, कनाडा और नार्वे वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर मुख्य रूप से रात के समय हमें चमकीली रंगीन रोशनी दिखाई देती है। तो वो रंगीन रोशनी जो होती है उसी को मुख्य रूप से अरोरा बोरेलियस कहा जाता है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। यह भाग मुख्य रूप से कहां मिलता है, तो बहिर्मंडल में मिलता है जाकर के। इस तरह की जो घटनाएं होती है वो कहां दिखाई देती है, मुख्य रूप से बहिर्मंडल में। तो धरातल जो है वो प्रकाश स्तंभ के रूप में हमें नजर आता है, और अपन नीचे से देखते हैं तो लाइटिंग बड़ी सुंदर लगती है। किस तरह की लाइटिंग होती है, देखो इस तरह की लाइटिंग होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये धरातल है, इस धरातल पर अपन जो ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे ये रोशनी रंगीन, ये ग्रीन नजर आता है, ये अपन कह सकते हैं तो पिंक नजर आ रहा है ना, ये ब्लू सी नजर आ रही है। इस तरह की रोशनी आपके चारों ओर नजर आ रही है। आप अलग से सीन आपको अलग से दिखाई दे रहा होगा, कितना सुंदर सीन रात के समय हमें दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, अरोरा बोरेलिस कहा जाता है, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। फिर आता है दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश। भाई दोनों साइड में ही होगा ना ये तो, है ना। तो दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश क्या होता है, तो दक्षिण ध्रुवीय गोलार्ध में आकाश में दिखाई देने वाली रंगीन रोशनी का एक प्राकृतिक नजारा जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका के आसपास के उच्च अक्षांशों पर दिखाई देता है ना। तो दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश इसको मुख्य रूप से कहते हैं, तो इसे मुख्य रूप से अपन कहते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं साउदर्न लाइट्स कह सकते हैं इसको, या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कह सकते हैं इसको ना, अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहा जाता है इसको। तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, इसका मतलब होता है दक्षिण ध्रुव प्रकाश। तो वही बातें यहाँ पे है कि जब बहिर्मंडल की अपन बात करते हैं एक्सोस्फीयर की, उसके अंदर मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली जो सौर पवन होती है, सौर पवन की बात अपन करेंगे विस्तार से, अगली क्लास में बताऊंगा मैं। सूर्य तापमान पढ़ेंगे अपन, सूर्य सौर विकिरण पढ़ेंगे विस्तार से, तब मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से सूर्य है जो हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है, हाइड्रोजन का और हीलियम की जो रासायनिक विक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका कोरोना कौन सा भाग है, उसका फोटोस्फीयर कौन सा भाग है ना। और उसमें जो अपन कहें तो जो ब्लैक धब्बे मिलते हैं, सौर कलंक जिनको कहा जाता है, वो किसे कहते हैं, प्रत्येक की बारी बारी से अपन चर्चा विस्तार से करेंगे। अगले क्लास में बताऊंगा उसके बारे में, सूर्य के विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक घटनाएं है या उसका जो रासायनिक अभिक्रियाएं है, उसका जो निर्माण है, उसकी जो यांत्रिक क्रियाएं होती है, उस पर विस्तार से अपन अगले क्लास में चर्चा करेंगे। फिलहाल तो अपन परतों की ही चर्चा करें। तो दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, देखो कैसे प्रकाश में होता है। तो वही सौर पवन है ना, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो आवेशित कणों से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर वायुमंडलीय गैसों विशेष ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराने से यहाँ ये घटना होती है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के टक्कर से मुख्य रूप से हरे और नीले और गुलाबी रंगों में से ये प्रदेश चमकने लग जाता है ना। और इस कारण से इसको अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। अब ये मार्च से सितंबर तक सबसे बेहतर दिखाई देते हैं। तो किस समय मुख्य रूप से ये प्रकाश जो है हमें अच्छा नजर आता है, तो मार्च और सितंबर में। अब बात आई है कि सितंबर, मार्च और सितंबर में दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश अच्छा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमती हुई है ना। तो पृथ्वी की जो कक्षा, सूर्य की जो कक्षा है उसके चारों ओर पृथ्वी की जो कक्षा का जो कोण है ना, वो झुकाव है, हम देखते हैं 23.5 डिग्री है। और इसके अलावा पृथ्वी अपने आभासी गति के कारण अपन देखते हैं कि ऊपर नीचे होती है। सूर्य की आभासी गति में पृथ्वी जो है कभी कर्क रेखा पर सीधे चमकती है, कभी भूमध्य रेखा पर, और कभी मकर रेखा पर सीधे चमकती है। तो अपन ये देख रहे हैं कि जून जुलाई का जो महीना होता है, मुख्य रूप से जून जुलाई का महीना होता है, उस समय सूर्य कहां चमकता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे अपन देखते हैं कि सितंबर अक्टूबर का महीना स्टार्ट होता है तो सूर्य जो है उसका दक्षिणायन जाना शुरू हो जाता है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो महीना होता है मुख्य रूप से तो उत्तरी गोलार्ध में तो काफी ठंड का होता है
और सूर्य की रोशनी तिरछी पड़ती है, और दक्षिण गोलार्ध में इस समय सूर्य की रोशनी है वो कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो उस पर भी विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से सूर्य की रोशनी है इस समय वो सीधी, दिन रात की अवधि, दिन का बड़ा और छोटा होना, सभी बातें विस्तार से बताऊंगा मैं आपको। तो मान लेते हैं कि इस समय होता क्या है कि पृथ्वी, मान लिया इस प्रकार की पृथ्वी है, अब सूर्य यहां सीधा चमक रहा होता है, इस महीने में यहां सीधा चमक रहा है, यह कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा पर न चमक करके, और मुख्य रूप से सूर्य इस समय कहां चमक रहा है, मकर रेखा पर सीधा चमक रहा है। तो ये जो लाइट है वो कब ज्यादा दिखाई देती है, दक्षिणी गोलार्ध के ऊपर मुख्य रूप से मार्च सितंबर में। समझ रहे हैं हमारी बात को? इसलिए क्यों, क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन होता है, और दक्षिण ध्रुव जो है उस पर मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी है वो सीधी पड़ती है, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। इसका ये कारण है कि मार्च और सितंबर में, ठीक है। और यदि अपन अपने बात करते हैं, यदि जून की बात कर लेते हैं, जुलाई की बात कर लेते हैं, है ना, जून जुलाई की बात करें या मई की बात करें, अप्रैल की बात करें, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य किरणें है वो सीधी रहती है, तो उस समय ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है। तो ये दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश से आपके समक्ष है, मैंने डायग्राम लिया है। इसके अंदर ये अपना अंटार्कटिका है, और इस अंटार्कटिका के अंदर मुख्य रूप से एक्सोस्फीयर के अंदर इस तरह की लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है। तो है क्या, ये लाइटिंग कैसे उत्पन्न होती है, तो जो मुख्य रूप से सौर पवन है ना, सौर पवन है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसके साथ में, सौर पवन की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के साथ में। इनमें से दोनों के साथ में जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार से हरा है ना, पिंक है ना, इस तरह का जो कलर है, नीला है, इस तरह के कलर जो है हमें दिखाई देते हैं, इस तरह की लाइटिंग जो है हमें दिखाई देती है, और बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो ये था उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिण ध्रुव प्रकाश। समझ गए? मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। फिर आता है रासायनिक संरचना के आधार पर जो अपनी वायुमंडल है उसकी संरचना कितने प्रकार की होती है। तो इस आधार पर रासायनिक दृष्टि से अपन देखेंगे, जिसको अपन दो भागों में बांटते हैं। दो भाग, एक तो होता है सममंडल, एक होता है विषम मंडल। तो जो होमोस्फीयर होता है सममंडल, और एक होता है हेट्रोस्फीयर जिसको बोलते हैं विषम मंडल, है ना। तो इसको अपन तीन भाग इसमें लेते हैं। एक तो होता है क्षोभ सम में, एक लेते हैं समताप, और एक लेते हैं मध्य। ये तीन तो लेते हैं किसमें, सम में। और विषम में जो है ना, इसके अंदर अपन दो लेते हैं। एक तो लेते हैं इसके अंदर आयन, ठीक है, और एक लेते हैं बहिर। ये तीन भाग, दो भाग इसमें लेते हैं। समझ गए बात को? तो इसमें विषम में आयन और बहिर लेते हैं, इसके अंदर अपन क्षोभ समताप और मध्य लेते हैं। अब सममंडल की क्या विशेषता है, तो सममंडल किसे कहते हैं, इसको होमोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का विस्तार 0 से 90 किलोमीटर तक पाया जाता है। तो आ गया ना इसमें 0 से 90 किलोमीटर। इसमें क्षोभ मंडल, समताप और मध्य मंडल शामिल होता है। इस परत में पाई जाने वाली गैसों का अनुपात लगभग एक समान रहता है, इस कारण इसको सममंडल भी कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से यहाँ पर मुख्य रूप से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑर्गन है, ये गैसें खूब मात्रा में पाई जाती है। और जलवाष्प है, धूल धुआं नमक के कण इन्हीं भागों में मिलते हैं, तो इसीलिए इनका जो लगभग समानता होने के कारण इसको सममंडल कहा जाता है। दूसरा आता है विषम मंडल। तो ये तो कोई ज्यादा हेट्रोस्फीयर की बात आ गई। तो ऊपर वाले दो भाग हो गए, मैंने बताई दिया आपको। आयन मंडल व बहिर्मंडल मंडल को क्या कहते हैं, विषम मंडल कहा जाता है, ठीक है। तो गुण के आधार पर इसे पुनः चार भाग कर दिए। इसके कौन कौन से, आणविक नाइट्रोजन परत। अब जो विषम मंडल है उसके फिर और चार भाग कर दिए। तो चार भागों में पहला किया है आणविक नाइट्रोजन, तो वह भाग जहां पे नाइट्रोजन के अणु मिलते हैं, है ना, इस भाग के अंदर। तो इसमें प्रमुख गैस नाइट्रोजन है, और इसका विस्तार कहां तक मिलता है, 90 से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। उसके बाद में आता है एटॉमिक ऑक्सीजन परत। अब इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन के अणु मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं। ऑक्सीजन के अणु जो होते हैं इनका विस्तार मुख्य रूप से 200 से 1100 किलोमीटर तक पाया जाता है। 200 से 1100 किलोमीटर तक इसको एटॉमिक ऑक्सीजन परत कहा जाता है। विषम मंडल को बांटते अपन। तीसरी आती है हीलियम परत। हीलियम चूंकि हल्की गैस है तो और ऊपर मिलेगी अपने को, तो इस परत का विस्तार 1100 से 3500 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसको हीलियम परत गैस की प्रधानता के कारण इसको अपन क्या कहते हैं साथियों,
हीलियम परत के नाम से पुकारते हैं। तो एटॉमिक नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक अपने नाइट्रोजन और एटॉमिक हीलियम परत। और चौथा इसका भाग कर दिया विषम का एटॉमिक हाइड्रोजन। अब ये और हल्की गैस है तो ये और ऊपर पाई जाएगी। और जो अपना सूर्य बना है, मैंने कहा कि सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम की प्रक्रिया है उसके अंदर, उसी से हमें रोशनी मिलती है। तो यह है 3500 किलोमीटर से वायुमंडल में अनंत ऊंचाई तक पाया जाता है ये भाग। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता के कारण इसको एटॉमिक हाइड्रोजन परत कहा जाता है। तो विषम को पुनः अपने 4 भाग में कर दिया गैस के आधार पे, एटॉमिक नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक हीलियम और एटॉमिक हाइड्रोजन परत। ये 4 भाग इसके पुनः बना दिए। तो मुख्य रूप से हमारा जो भाग है उसको अपने 4 भागों में बनाकर बांट करके और बारी बारी से प्रत्येक की विस्तार से अपन चर्चा कर ली है। कि यहां मैं आपको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा और बता दूं कि सम और विषम, तो ताकि आपको याद भी रहे। जैसे ये क्षोभमंडल आ गया, ये समताप आ गया, ये मध्य आ गया, उसके बाद में ये आयन आ गया और ये बहिर आ गया। ठीक है, अब इसमें अपन देख लेते हैं कि अलग अलग कलर ये कर दिया, इसमें कलर, इसमें ये कलर कर दिया, तीसरे में ये रेड कलर कर दिया। ये 3 भाग जो है, तीसरे में सफेद कर दिया। ये 3 भाग जो है, इन तीनों को मुख्य रूप से कहा जाता है सममंडल। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से इसका विभाजन करें तो ये सममंडल हो गया पहला भाग। और ये 2 वाले ऊपर वाले भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको कहा जाता है विषम मंडल, ये पहला, और ये अंतिम बहिर्मंडल। ठीक है, तो इन 2 को मुख्य रूप से कहते हैं विषम मंडल। ठीक है, अब विषम के पुनः अपने 4 भाग भी किए थे, क्योंकि इसके अंदर नीचे नीचे धरातल के पास मिलती है नाइट्रोजन की सर्वाधिकता, तो एटॉमिक नाइट्रोजन, उसके ऊपर मिलती है ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, फिर मिलती है हीलियम, तो एटॉमिक हीलियम, और फिर मिलती है हाइड्रोजन। ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन, इसको 4 भागों में पुनः बांट दिया, 2, 3 और 4 विषम मंडल को। तो इस प्रकार से इसके पुनः 4 भाग करके अपने विषम के 4 भाग करके रासायनिक दृष्टि से इसको और बांट दिया है। ये 3 भाग है, इसको सम कहलाते हैं। तो इसमें आ गया, एक तो आ गया अपना क्षोभ, दूसरा आ गया समताप, तीसरा आ गया मध्य। ठीक है, याद रह जाएगा ना। इसमें आ गया अपना आयन और एक आ गया अपना बहिर। इस प्रकार से ये 2 इसमें आ गया समझ में। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत बारीकी से इसे क्लास तक में सब कुछ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। काफी बुक्स में पढ़ता हूं, हाल भी कोशिश करते हैं भाई अच्छी क्लासेस तभी आएगी, क्योंकि आरपीएससी का जो पैटर्न वर्तमान में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आज ही मैंने न्यूज पढ़ी थी, जो अपने सोशियोलॉजी है उसके अंदर जो वैकेंसी थी उसके अंदर लगभग पोस्ट खाली रह गई, सभी की सभी पोस्ट लगभग सारी खाली रह गई है। तो इसका कारण यही है कि अपन काफी गहनता से तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो आप विस्तार से तैयारी करेंगे, कौन सी गैस कितनी मात्रा में है, किसकी सांद्रता कम है, किसकी ज्यादा है, कोई गैस की मात्रा यदि धरातल के पास में दिखे तो क्यों है ना, वो दूसरी गैस उसके ऊपर तक पाई जाती है तो क्यों है, हीलियम हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाई जाती है तो क्यों है, सभी बातों को विस्तार से अपन देख करके यदि अध्ययन करेंगे तब जाकर के ये अध्ययन अपना सटीक होगा। तो धन्यवाद सभी का। वायुमंडल वाला चैप्टर क्लियर हो जाता है तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ साथ में बेल आइकन दबाएंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन सर्वा क्लासेज। अपना खुद का एप्लीकेशन भी है, उसमें जाकर के आप ये सारे नोट्स जो है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो सारे नोट डाल करके मैं आप तक पहुंचाऊं ये थोड़ा संभव नहीं है। तो आप अपना एप्लीकेशन जो है वहां पर हमारे साथ जुड़िए, मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाइए और बहुत ही शानदार नोट्स प्राप्त कर लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको क्लास बड़ी अच्छी लगेगी और अन्य साथियों को आप जोड़ोगे और अन्य साथियों तक क्लास को पहुंचाओगे, है ना, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक अपने क्लास का फायदा पहुंचेगा। विराम देते हैं आज की क्लास को यहीं पर, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम। थैंक यू सभी साथियों का।